साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। 6 अगस्त को जो विधानसभा सत्र आयोजित हुआ था उसमें कर्मचारियों को लेकर कई बड़े प्रश्न लगाए गए हैं, जिनका जवाब शासन के मंत्रियों के द्वारा दिया गया है। कर्मचारियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 6 अगस्त के विधानसभा सत्र में लगाए गए हैं और हर वर्ग के कर्मचारी को लेकर इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन वृद्धि और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन, अनुकंपा नियुक्ति और भी कई प्रकार के जो प्रश्न हैं वह इसमें लगाए गए। तो सभी प्रश्नों के बारे में आपको बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें ताकि आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। पहला इसमें जो प्रश्न है, फार्मासिस्टों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान को लेकर प्रश्न पूछा गया। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्न है। श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी के द्वारा पूछा गया है, क्या उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा महोदय है बताने की कृपा करेंगे। विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 23-24 के विभाग के दायित्व और विभिन्न केंद्रीय व राज्य अधिनियम एवं नियम आ के बिंदु क्रमांक 8 एवं 10 का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। यदि हाँ तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मरीजों के उपचार प्रक्रिया में उपरोक्त आ के बिंदु क्रमांक 8 से 10 का पालन सुनिश्चित कराने हेतु लाभान्वित मरीजों को फार्मासिस्ट की सेवाएं ली जा रही हैं। गा नंबर का है, यदि हाँ तो क्या आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश के द्वारा दिनांक 15/2/2024 को जारी नवीन मार्गदर्शिका के अंतर्गत सर्जिकल प्रोसीजर के बिंदु क्रमांक 4 और मेडिकल प्रोसीजर के बिंदु क्रमांक 3 में फार्मासिस्ट को शामिल करके प्रोत्साहन राशि वितरण का लाभ कब तक दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा श्री राजेंद्र शुक्ला जी के द्वारा बताया गया है। का नंबर का जी हाँ, खा नंबर का जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। फार्मासिस्ट की भूमिका सीधे आयुष्मान लाभार्थी के साथ सेवा या प्रक्रिया में नहीं होती है और उनका जो कार्य है अन्य सभी मरीजों के लिए सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होता है, अतः निरामय प्रोत्साहन राशि नहीं प्रदान किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। तो जो उपरोक्त इसमें प्रश्न पूछा गया था कि फार्मासिस्ट को प्रोत्साहन राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसमें जवाब दिया गया है कि इनको प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो प्रोत्साहन राशि है उसमें इनका हिस्सा नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, फार्मासिस्टों को ही लेकर पूछा गया है। वेतन विसंगति को लेकर प्रश्न पूछा गया है। प्रीतम लोधी जी के द्वारा पूछा गया है, क्या उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय है बताने की कृपा करेंगे कि फार्मासिस्टों के प्रदेश में कितने पद स्वीकृत हैं और इनमें से कितने पद भर गए हैं, कितने रिक्त हैं। वर्तमान में फार्मासिस्टों को क्या कुछ वेतन दिया जाता है और वेतन विसंगति ग्रेड पे उन्नयन के संबंध में विभागीय स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। उपरोक्त विगत 3 वर्षों में स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन के द्वारा फार्मासिस्टों के ग्रेड पे उन्नयन के संबंध में आधिकारिक ईमेल आईडी और ऑफलाइन माध्यम से भेजे गए ज्ञापनों पर कब कब क्या क्या कार्रवाई की गई है। फार्मासिस्टों के ग्रेड पे उन्नयन के संबंध में विभाग नस्ती क्रमांक से बताया गया है। कार्रवाई किस स्तर पर कब से लंबित है। फार्मासिस्टों के ग्रेड पे उन्नयन की कार्रवाई कब तक पूरी कर ली जाएगी। उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा राजेंद्र शुक्ला जी के द्वारा बताया गया है, प्रदेश में लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत फार्मासिस्ट ग्रेड ए के 57 नियमित पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 24 जो पद हैं उस पर कर्मचारी कार्यरत हैं और 33 पद रिक्त हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 2566 नियमित पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 1467 पद पर कर्मचारी कार्यरत हैं और 1099 पद रिक्त हैं। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक इसमें बताया गया है 7/6/2018 में वेतनमान का पुनरीक्षण करने के परिप्रेक्ष्य में वेतन में फार्मासिस्ट ग्रेड 1 को 7वां वेतनमान में 28,791,300 लेवल 7 और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 को 7वां वेतन में 25,380,500 लेवल 6 दिया जा रहा है। वेतन विसंगति ग्रेड पे उन्नयन के संबंध में विभागीय स्तर से आगामी कार्रवाई हेतु सचिव मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग वेतन भोपाल को पत्र क्रमांक दिनांक 1/5/2025 जारी किया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है। खा नंबर का है, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं सतपुड़ा भवन में दिनांक 12/6/2023 में हुए भीषण अग्निकांड के कारण विगत वर्षों का अधिकांश रिकॉर्ड नष्ट हो जाने के कारण ज्ञापनों पर कार्रवाई की जाना संभव नहीं है।
कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार श्री रमेश चंद्र शर्मा तत्कालीन अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति की नैमी टीप दिनांक 29/1/2024 के साथ संलग्न स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 36 दिनांक 27/2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रचलित नस्ती अंतर्गत विभागीय स्तर से आगामी कार्रवाई हेतु सचिव मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग भोपाल की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार पत्र जारी किया गया है। जानकारी उत्तरांश का के अनुसार है और खा नंबर का है। जानकारी उत्तरांश का के अनुसार समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। तो जो वेतन विसंगति है उसको लेकर ये प्रश्न का जवाब दिया गया है शासन की ओर से। अगला प्रश्न है शिक्षकों और कर्मचारियों के निलंबन और बहाली की जानकारी को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्न है। डॉक्टर सतीश सिकरवार जी के द्वारा पूछा गया है, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्वालियर में शिक्षा विभाग में जिला स्तर पर पदस्थ शिक्षकों और कर्मचारियों को स्थानांतरित करने के क्या नियम हैं? नियम की प्रति उपलब्ध कराई जाए। क्या स्थानीय स्तर पर प्रश्नांश का में शासकीय सेवकों को स्थानांतरित करने के लिए प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होता है? यदि हाँ तो नियम के प्रति उपलब्ध कराई जाए। जिला शिक्षा अधिकारी को किस वर्ग के शासकीय सेवकों को निलंबन करने के अधिकार हैं? नियम की प्रति उपलब्ध कराई जाए। हाँ नंबर का जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर के द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2024 से प्रश्न दिनांक तक कितने शिक्षक और कर्मचारियों को निलंबन किया गया है? नाम, आदेश, दिनांक और पदस्थ शाला के नाम सहित जानकारी दी जाए। डा नंबर का है प्रश्नांश घा के संबंध में निलंबन किए गए शिक्षकों और कर्मचारियों को किस दिनांक को बहाल किया गया और किस शाला में पदस्थ किया गया है और क्या शास्ति अधिरोपित की गई है? नाम, आदेश, दिनांक और पदस्थ शाला के नाम सहित जानकारी दी जाए। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी के द्वारा इसका जवाब दिया गया है। विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 के अनुसार है। विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 में सक्षम स्तर से शिथिलता प्रदान करते हुए 2025 में जिला स्तर पर जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तृतीय वर्ग शासकीय सेवकों शिक्षकों श्रेणी के स्थानांतरण हेतु कार्रवाई की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2 के अनुसार है। गा नंबर का जिला शिक्षा अधिकारी को तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के नियुक्तिकर्ता अधिकारी की हैसियत से निलंबन करने का अधिकार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 3 के अनुसार है। घा और डा जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 4 के अनुसार है। अगला प्रश्न है शिक्षाकर्मी 1 से अध्यापक संवर्ग में संविलियन को लेकर पूछा गया है प्रश्न। डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी के द्वारा पूछा गया है, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला जबलपुर के आदेश क्रमांक 803 दिनांक 8/3/99 से 24/3/99 और 8/6/2010 तक शिक्षाकर्मी वर्ग 1 से अध्यापक संवर्ग में संविलियन किया गया है? यदि हाँ तो सरोज राय शिक्षाकर्मी वर्ग 1 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साला बसाड़ी बड़वारा जिला कटनी से जूनियर शिक्षाकर्मी को अध्यापक संवर्ग में संविलियन किया गया है। यदि हाँ तो प्रश्नांश खा के प्रकाश में नामजद आवेदक को अध्यापक संवर्ग में 1999 से लाभ प्रदान करते हुए पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। घा नंबर का प्रश्नांश खा और गा के तारतम्य में कब तक लाभ प्रदान किया जाएगा? स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी के द्वारा जवाब दिया गया, जी नहीं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर के पत्र क्रमांक 803 दिनांक 8/3/99 के द्वारा श्रीमती सरोज राय की नियुक्ति शिक्षाकर्मी वर्ग 1 के पद पर की गई है। संबंधित के द्वारा दिनांक 24/3/99 द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है। खा नंबर का जी नहीं। गा एवं घा उत्तरांश खा के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, तो ये जवाब दिया गया है। क्रमोन्नति आदेश को लेकर इसमें एक सवाल लगा है। श्री मधु भगत जी के द्वारा पूछा गया, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे क्या दिनांक 6/7/2013 को नियुक्ति के अनुसार प्रश्न दिनांक 8/7/2025 तक जिला बालाघाट में कितने शिक्षकों प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के सेवा काल की 12 वर्ष अवधि पूर्ण हो रही है? जानकारी उपलब्ध कराएं। खा नंबर का प्रश्नांश का में उल्लेखित लोक सेवकों को 12 वर्ष पूर्ण होने पर शासन विभाग के द्वारा क्या क्रमोन्नति प्रदान की जाएगी? यदि हाँ तो कब तक? तिथि बताएं। क्या समस्त बालाघाट जिले में 12 वर्ष एवं 24 वर्ष के सेवा अवधि पूर्ण होने पर भी कई लोक सेवकों को वेतनमान, समयमान और एरियस की राशि प्रदान नहीं की गई है? यदि हाँ तो लोक सेवकों के नाम सहित कारण बताएं और अब तक वित्तीय लाभ क्यों नहीं दिया गया है? जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बालाघाट में किन किन लोक सेवकों की पदस्थापना कब से है? कौन कौन लोक सेवक अन्यंत्र स्थान पर पदस्थ होने के बावजूद जिला कार्यालय में कार्य कर रहे हैं?
किसके आदेश पर जिला कार्यालय में अटैच कर्मचारियों को मूल पदस्थापना में कब तक भिजवाया जाएगा? स्कूल शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बताया गया है 323 प्राथमिक शिक्षक, 187 माध्यमिक शिक्षक और 33 उच्च माध्यमिक शिक्षकों की प्रश्नांश अनुसार 12 वर्ष अवधि पूर्ण हो रही है। ख नंबर का है जी हाँ, पात्रताधारी शिक्षकों को समयमान क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाएगा, जो एक सतत प्रक्रिया है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से अनुमोदन नहीं होने के कारण लोक सेवकों को एरियस की राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 के अनुसार है। घ नंबर का कार्यालय में पदस्थ लोक सेवक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2 के अनुसार, कार्यालय में अटैच लोक सेवक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 3 के अनुसार, कार्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिला कार्यालय में काम करने की व्यवस्था की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। तो ये अटैचमेंट को लेकर, क्रमोन्नति को लेकर प्रश्न पूछा गया था, जिसका जवाब दिया गया है। अतिशय शिक्षकों की रिलीविंग को लेकर भी एक प्रश्न इसमें पूछा गया है। श्री मधु भगत जी के द्वारा पूछा गया, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बालाघाट जिले में विधानसभा सत्र दिसंबर 2024 बैठक का दिनांक 18/12/2024 को प्रश्नकर्ता के द्वारा ऑनलाइन प्रश्न क्रमांक 34-036 द्वारा अतिशय शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई के बाद शिक्षकों के द्वारा चॉइस फिलिंग के पश्चात भी उनके आदेश शासन से प्राप्त नहीं हुए हैं, क्या कारण था, क्या कार्रवाई की गई? ख नंबर का प्रश्नांश का में उल्लेखित वे अतिशय शिक्षक जिनके रिलीविंग आदेश प्रदाय क्यों नहीं किए गए हैं? लोक सेवक के नामवार सालावार कारण सहित जानकारी देवें। ग नंबर का है उक्त अतिशय शिक्षकों को कब तक रिक्त पद वाली शाला में पदस्थ किया जाएगा? यदि नहीं तो बताएं कि नियमों का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है। उपरोक्त प्रश्नांकों में बालाघाट जिले की जानकारी उपलब्ध कराएं। स्कूल शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बताया गया जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है। ख नंबर का है उत्तरांश का अनुसार, गा उत्तरांश का अनुसार। यह एक सतत प्रक्रिया है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। अगला जो प्रश्न है, चतुर्थ समयमान वेतनमान में विसंगति को लेकर प्रश्न पूछा गया है। श्री अनिल जैन कालू हेड़ा जी के द्वारा पूछा गया है, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान में दोहरी नीति का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? विभाग में प्राचार्य और व्याख्याताओं को चतुर्थ समयमान वेतनमान दिए जाने के आदेश हैं, तो उच्च श्रेणी शिक्षक, सहायक शिक्षक और अन्य शिक्षक संवर्ग को चतुर्थ समय अनुसार वेतनमान नहीं देने के क्या कारण है? ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो चतुर्थ समयमान वेतनमान प्राप्त किए बिना सेवानिवृत्त हो चुके हैं? विभाग ऐसी गंभीर विसंगति कब तक दूर करेगा? शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बताया गया विभाग में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक भोपाल दिनांक 14 अगस्त 2023 के द्वारा चतुर्थ समयमान वेतनमान दिए जाने संबंधी कार्रवाई प्रचलित अनुरूप लिपिक, शीघ्र लेखक, भृत्य संवर्गीय कर्मचारियों को पात्रता अनुरूप प्रदाय की जाती है। सहायक शिक्षक और उच्च श्रेणी शिक्षक संवर्ग को चतुर्थ समयमान वेतनमान दिए जाने का वर्तमान में प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। गा एवं घा उत्तरांश का एवं खा के अनुरूप शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। समयमान वेतनमान का लाभ को लेकर एक प्रश्न पूछा गया। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्न है। श्री भैरव सिंह बापू जी के द्वारा पूछा गया है, क्या उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में काम करने वाले कौन कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी प्रश्न दिनांक तक समयमान लाभ हेतु पात्र हैं, जिन्हें समयमान का लाभ नहीं दिया गया है, और वे कब से पात्र हैं? पात्र होने के बावजूद भी उन्हें समयमान का लाभ क्यों नहीं दिया गया है? क्या विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों को पिछले कई वर्षों से समयमान का लाभ नहीं दिया गया है तथा सिर्फ चुनिंदा अधिकारी और कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया है? यदि हाँ तो क्यों? बचे हुए कर्मचारियों को समयमान का लाभ कब तक प्रदान किया जाएगा? खाद्य एवं औषधि विभाग के शासकीय सेवकों को समयमान लाभ प्रदान करने हेतु विगत 5 वर्षों में कब कब डीपीसी की बैठक आयोजित की गई है? क्या उक्त बैठक सामान्य प्रशासन विभाग अथवा वित्त विभाग के नियमों दिशा निर्देशों के अनुरूप नियमित अंतराल में की गई है? विभाग के द्वारा समयमान लाभ हेतु गठित डीपीसी कमेटी की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई थी? क्या उसमें विभाग के समस्त पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम सम्मिलित लिए गए थे? यदि नहीं तो क्यों नहीं? क्या विभाग के कई शासकीय सेवक सेवानिवृत्त या मृत हो चुके हैं, जिन्हें समयमान का लाभ नहीं दिया गया है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विभाग कार्रवाई करेगा?
उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा बताया गया है, पात्रता का निर्धारण वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देश के आधार पर विभागीय समिति की बैठक के दौरान पदोन्नति हेतु आवश्यक अर्हता के आधार पर किया जाता है। विभागीय समिति की बैठक की अनुशंसा के आधार पर पात्र पाए गए अधिकारी और कर्मचारी को समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है। शेष प्रश्न का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। खा नंबर का जी नहीं, प्रश्नांश का के उत्तर के अनुक्रम में शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। खाद्य एवं औषधि विभाग के शासकीय सेवकों को समयमान लाभ प्रदान करने हेतु विगत 5 वर्षों में वर्ष 2022, 23, 24 एवं 25 में समयमान हेतु बैठक आयोजित की गई। अधिकारी कर्मचारियों के विचारण वर्ष अनुसार समयमान प्रदान करने हेतु डीपीसी की बैठक किए जाने का प्रावधान नहीं है। वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 4/8/2008 के अनुसार संवर्ग के नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा गठित समिति की बैठक के उपरोक्त अनुसार आयोजित की गई है। घ नंबर का है, विभाग के द्वारा समयमान हेतु गठित विभागीय समिति की अंतिम बैठक संवर्गवार वर्ष 2024 एवं 25 में आयोजित की गई है, जिसके विचार क्षेत्र में समयमान वेतनमान हेतु निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों का नाम सम्मिलित किया गया है, अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षकों को उच्च पद में पदोन्नति को लेकर प्रश्न पूछा गया है। श्री हरिबाबू राय इंजीनियर, इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे पदोन्नति में डीएलएड धारी शिक्षकों को पदोन्नति नहीं किया जा रहा है, क्या यह सही है? खा नंबर का है, प्रश्नांश गजट 2018 में डीएलएड धारी माध्यमिक शिक्षकों को पदोन्नत किया गया था, किंतु 2024 के गजट में नियम बदल दिए, आखिर क्यों, जबकि भर्ती नियम में यह नहीं था? यदि यह नियम बनाया है तो शासन की कोई योजना है कि उनको बीएड करने का अवसर दिया जाए ताकि वह पदोन्नति से वंचित ना रहें? स्कूल शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बताया गया, विधिक कारणों से वर्ष 2016 से पदोन्नति की कार्रवाई बाधित होने के कारण पदोन्नति नहीं की जा रही है। भर्ती नियमों में निर्धारित योग्यता एवं पात्रता के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान है। खा नंबर का उत्तरांश का के अनुसार शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। नियमों में स्पष्टीकरण के उद्देश्य से संशोधन किया गया है। शासकीय महाविद्यालयों में नियमानुसार प्रवेश की व्यवस्था है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया, नवीन संवर्ग के कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से लाभ का प्रदाय करने को लेकर प्रश्न पूछा गया। श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उइके, इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998, 2001, 2003 में नियुक्त शिक्षाकर्मी संविदा शाला शिक्षकों को क्रमोन्नति एवं पदोन्नति योजना का लाभ नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना कर दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो इन संवर्ग के सेवानिवृत्त हो रहे लोक सेवकों को उपादान राशि की गणना नियुक्ति तिथि से क्यों नहीं दी जा रही है? ग नंबर का है, वर्ष 1998, 2001, 2003 में नियुक्त लोक सेवकों की क्रमोन्नति, पदोन्नति और उपादान की राशि की गणना हेतु अलग अलग नियुक्ति तिथि क्यों मानी जा रही है? क्या विभाग के द्वारा उपादान की राशि के भुगतान हेतु नियुक्ति तिथि 98, 2001, 2003 की जाने हेतु कार्यवाही प्रस्तावित की गई है? वर्ष 2025 में बैतूल जिले में नवीन संवर्ग के सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराएं। उत्तर दिया गया है स्कूल शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, जी हाँ। खा नंबर का है, संबंधितों की शासकीय सेवा में 1/7/2018 से अथवा इसके पश्चात पात्रता तिथि से नियुक्ति मान्य होने से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक भोपाल दिनांक 16 जनवरी 2018 मध्य प्रदेश सिविल सेवाएं पेंशन नियम 1976 के नियम 44 के अनुसार कार्रवाई का प्रावधान है। ग नंबर का उत्तरांश खा के अनुसार घा जी नहीं, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है। तो ये उत्तर इसका दिया गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, परिवार पेंशन की योजना को लेकर प्रश्न पूछा गया है। इसमें जो प्रश्न पूछा है श्री नितेंद्र ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी के द्वारा पूछा गया है, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश सरकार भी परिवार पेंशन देने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? कर्मचारियों के अनुकंपा नियुक्ति में कर्मचारी संगठनों के द्वारा लंबित मांग नियुक्ति में शर्तों को सरलीकरण करने पर विचार कर रही है। घ नंबर का, यदि हाँ तो कब तक और क्या? स्कूल शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इसका उत्तर दिया गया है, स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खा नंबर का उत्तरांश का अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। ग नंबर का, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29/9/2014 के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। घ नंबर का उत्तरांश गा के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। तो ये उत्तर इसका दिया गया है।
अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा कर्मियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ देने को लेकर पूछा गया है। श्री नितेंद्र विजेंद्र सिंह राठौर जी के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है। क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, क्या शिक्षा कर्मियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाने जा रही है? यदि हाँ तो क्या और कब तक? शासकीय शालाओं पर अतिक्रमण के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है जिससे शासकीय शालाओं को जमीन पर हुए अतिक्रमण शीघ्र हट सकें? अतिक्रमण हटाने हेतु प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं? क्या कठिनाई है? संबंधित शालाओं के प्रभारी को उक्त संबंध में ठोस कार्रवाई हेतु कब निर्देश दिए गए? इसका उत्तर दिया गया स्कूल शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। नवीन संवर्ग के लोक सेवकों की वरिष्ठता मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तों एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 17 के अनुसार निर्धारित है। नियम संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है। उत्तरांश का के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। ग नंबर का शासकीय शालाओं में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई राजस्व विभाग के द्वारा की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। प्रश्नाधीन निर्देश दिनांक 14/7/2025 को जारी किए गए हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया, शिक्षा कर्मियों को पुरानी पेंशन एनपीएस का लाभ देने को लेकर प्रश्न पूछा गया। श्री नारायण सिंह पट्टा जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा कर्मियों की भर्ती जनवरी 2005 के पूर्व हुई थी। विशेषकर नगरपालिका के अंतर्गत नियुक्त शिक्षा कर्मी को नियम 11 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए था, क्यों नहीं दिया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज में क्या मध्य प्रदेश में भी जनवरी 2005 के पूर्व विज्ञापित या अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की योजना है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं? मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के समान एनपीएस योजना में शामिल कर्मचारियों के दिवंगत होने या दुर्घटना में स्थायी विकलांगता के चलते सेवानिवृत्त होने पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या सरकार इस पर कोई निर्णय ले रही है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं? मध्य प्रदेश में एनपीएस वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब तक लागू करेंगे और क्या इसमें नवीन शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षकों को शामिल किया जाएगा? यदि हाँ तो इस योजना में उनकी सेवा अवधि की गणना कब से की जाएगी, जबकि इनको ओपीएस की जगह एनपीएस में रखा गया है? इनको एनपीएस योजना में 2005 के बजाय 2011 से शामिल किया गया है और इनकी प्रथम नियुक्ति 1998 में हुई है और इनकी सेवा अवधि की गणना क्रमोन्नति, पदोन्नति और वरिष्ठता के लिए 1998 से की जा रही है। इन्हें वेतनमान भी 1998 में देय वेतनमान के अनुसार देय है। स्कूल शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बताया गया, वर्ष 2005 के पूर्व नियुक्त शिक्षाकर्मी स्थानीय निकाय के कर्मचारी थे, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। ख नंबर का जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। ग नंबर का उत्तरांश ख के अनुसार वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में विलंब को लेकर प्रश्न पूछा गया है। डॉक्टर सीता शरण शर्मा जी के द्वारा पूछा गया है। क्या उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा महोदय बताने की कृपा करेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय के अधीक्षक के द्वारा विगत 3 वर्षों में अपर संचालक वित्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल, स्वास्थ्य आयुक्त संचालक अस्पताल प्रशासन, क्षेत्रीय संचालक को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वेतन दिए जाने हेतु बजट आवंटन हेतु कब कब लिखा गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में कलेक्टर दर पर काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतन भुगतान कब तक हो सकेगा? उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा इनके द्वारा जवाब दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र आ के अनुसार है। ख नंबर का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में कलेक्टर दर पर काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का जून 2025 तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है। वेतन भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र बाकी अनुसार है। अगला प्रश्न है, सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नति समयमान वेतन मान देने को लेकर प्रश्न पूछा गया है। श्री योगेंद्र सिंह बावा इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिए जाने संबंधी मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक भोपाल दिनांक 25/2017 के तारतम्य में देवास और भोपाल, सिवनी, राजगढ़ जिलों में वर्ष 1995 से नियुक्त पदस्थ सहायक शिक्षकों को, जो कि वर्तमान में उक्त उल्लेखित चारों जिलों में कर्तव्यस्थ हैं, उन्हें तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ कब तक प्राप्त होगा, स्पष्ट करें। यदि प्रश्नांश का उत्तर हाँ है तो यह भी बताने की कृपा करें कि प्रश्नांश का में उल्लेखित जिलों में मार्च 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि में किन किन सहायक शिक्षकों को प्रश्नांश का में उल्लेखित क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्राप्त करने की पात्रता
दिनांक क्या क्या रहेगी, नाम सहित सालावार जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों नहीं। ग नंबर का तृतीय समयमान प्राप्त होने वाले सहायक शिक्षकों को योग्यतानुसार तथा वरिष्ठतानुसार व्याख्याता उप प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया जाएगा तथा पदोन्नति परामर्शदात्री समिति की बैठक कब तक आयोजित की जाएगी, स्पष्ट करें। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी के द्वारा बताया गया, पात्रताधारी शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ दिया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार है। ग नंबर का भर्ती एवं पदोन्नति नियम 1973 एवं संशोधन 4 अगस्त 2012 में सहायक शिक्षक से व्याख्याता उप प्राचार्य के पद पर पदोन्नति का प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का समयमान वेतनमान का प्रावधान को लेकर प्रश्न पूछा गया। श्री आशीष गोविंद शर्मा जी के द्वारा पूछा गया है, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के लिपिकीय वर्ग कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिए जाने का क्या प्रावधान है, बताएं। क्या लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात समयमान वेतनमान दिया जाता है, तो बताएं। ग नंबर का देवास जिले के अंतर्गत ऐसे कितने लिपिकीय वर्गीय कर्मचारी हैं जिन्हें 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद समयमान वेतनमान दे दिया गया है, उनके नाम बताएं। घ नंबर का देवास जिले के अंतर्गत जिन लिपिकों के द्वारा 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली गई है लेकिन अभी तक समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिला है, उनके नाम बताएं और नहीं दिए जाने का कारण भी बताएं। स्कूल शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बताया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 के अनुसार है। ख नंबर का जी हाँ। ग नंबर का जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2 के अनुसार है। घ नंबर का जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 3 के अनुसार है। शासन के परिपत्र के अनुसार लिपिकों को समयावधि में पात्रता अर्हता के अनुसार समयमान प्रदान किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। तो ये उत्तर इसका दिया गया है। अब एक और प्रश्न इसमें पूछा गया है, सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदोन्नति को लेकर प्रश्न पूछा गया श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी के द्वारा। क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सागर जिले के शिक्षिका श्रीमती देवकी नायक को क्या वर्ष 2015-16 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यदि हाँ तो क्या इन्हें सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी। क्या जिला शिक्षा अधिकारी एवं आयुक्त स्कूल शिक्षा को कई बार आवेदन देने के उपरांत भी आज दिनांक तक इनके पद को पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया, यदि हाँ तो विवरण देवें। इसके लिए दोषी कौन हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या की जाएगी, यदि नहीं तो क्यों। क्या इनकी पदोन्नति आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है एवं इनका स्थानांतरण भी अन्यंत्र 2024 में कर दिया गया। आयुक्त शिक्षा भोपाल को दिए गए आवेदनों पर आज दिनांक तक क्या कार्रवाई हुई है। क्या इन्हें यथावत पदस्थ करते हुए पदोन्नति का लाभ पात्रता दिनांक से दिया जाएगा, समय सीमा बताएं, यदि नहीं तो क्यों। स्कूल शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बताया गया, जी हाँ, पदोन्नति आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट 1 पर है। ख नंबर का पद एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपडेट हो चुका है, प्रति संलग्न परिशिष्ट 2 पर है। शेषांश का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है। ग नंबर का जी नहीं, पदोन्नति उपरांत पदांकन किया गया है, आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट 3 पर है। घ नंबर का राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की गई है, अतः शेषांश का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। अगला जो प्रश्न है, आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन एवं एरियस का भुगतान को लेकर प्रश्न पूछा गया है। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी के द्वारा पूछा गया, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल, हरदा, कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी एवं विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रेषित किए गए पत्र क्रमांक इसमें बताया गया है दिनांक 14/6/2025 पर क्या कार्रवाई की गई है। जिला हरदा के अंतर्गत शिक्षा विभाग में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी को श्रम विभाग के आदेशानुसार प्रश्न दिनांक तक एरियस राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया, जबकि अन्य जिलों में कर दिया गया है। ग नंबर का जिला हरदा के अंतर्गत शिक्षा विभाग में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को 3 माह से वेतन भुगतान क्यों नहीं किया गया है और कर्मचारियों को प्रति माह निश्चित तारीख पर वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। घ नंबर का है, सरकार के पास कर्मचारियों को एरियस राशि और वेतन भुगतान किए जाने हेतु बजट नहीं है क्या, यदि हाँ तो इसका कारण बताएं और कब तक एरियस राशि और विगत 3 माह के वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। ये प्रश्न इसमें पूछा गया है। इसका उत्तर दिया गया स्कूल शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, आउटसोर्स कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर को एरियस का भुगतान किया जा चुका है। उत्तरांश का के अनुसार शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। ग नंबर का बजट उपलब्ध
आवश्यकता अनुसार भुगतान की कार्रवाई की जाती है, जो एक सतत प्रक्रिया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। घ नंबर का उत्तरांश गा के अनुसार डाका है। जी हाँ, श्रमायुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दरों में समय समय पर वृद्धि की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। साथियों, मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में कर्मचारियों को लेकर ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लगाए गए थे, जिनका जवाब शासन की ओर से दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।